ये है जानकी। बूढ़ी हो चली जानकी गांव के बाजार में एक झोपड़ी बनाकर रहती थी। गुजारे के लिए जानकी ने उसी झोपड़ी में पकौड़ों की दुकान लगा ली। पहले तो फिर भी उसका गुजारा किसी तरह हो जाता था, लेकिन फिर उसकी झोपड़ी के ठीक सामने छन्नू नाम के आदमी ने अपना ढाबा खोल लिया था। उसका ढाबा देखने में भी अच्छा था और अंदर बैठकर खाने का भी बढ़िया इंतजाम था। जिस दिन से छन्नू ने जानकी की दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई थी, बस उसी दिन से जानकी का काम ठप पड़ गया था। पहले ग्राहक कम होते गए और फिर ना के बराबर आने लगे। कभी कोई नया आदमी आ जाए तो बस उसी से बोहनी होती थी। फिर एक दिन, हे माता रानी, एक अकेली बुढ़िया को क्यों इतनी तकलीफ दे रही हो? या तो मेरे दुखों को हर लो या फिर मुझे उठा लो माँ। जानकी हाथ जोड़कर माता रानी से विनती कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसने देखा कि एक लड़की उसकी झोपड़ी के पास बैठी है, लेकिन जानकी ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। हे माता रानी, मैंने ग्राहक मांगे थे पर आपने तो एक भिखारिन को भेज दिया। अब क्या दूं मैं इसे? पैसे कहाँ हैं मेरे पास? उस दिन भी रोज की तरह जानकी पकौड़े बनाकर बैठी रही, मगर उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया, जबकि छन्नू के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अपनी फूटी किस्मत को देखकर जानकी अपना सामान समेटने लगी। तभी उसने देखा कि वो लड़की अभी भी उसकी दुकान के पास ही बैठी हुई थी। और फिर, अरे तुझे सुबह से शाम हो गई यहाँ बैठे बैठे। देख, तुझे पैसे मांगने हैं तो जाकर उस छन्नू से मांग जो पैसे छाप रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने को। देख ले, गल्ला बिल्कुल खाली पड़ा है मेरा। मुझे पैसे नहीं चाहिए अम्मा। हैं? तो और क्या चाहिए तुझे? अम्मा भूख लगी है, कुछ खिला दो। अब अच्छा, आजा आजा। अब ये पकौड़े पैसे तो ना ला सके, पर पेट तो भर ही सकते हैं तेरा और मेरा। आजा। इतना कहकर जानकी ने वहीं जमीन पर कपड़ा बिछाया और फिर दोनों ने वहीं पकौड़े खाए, जो जानकी ने ग्राहकों के लिए बनाकर रखे थे। और फिर, बता तो सही, कैसे लगे मेरे पकौड़े? अच्छे हैं अम्मा, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं ना? पता है, जब मेरे पति जिंदा थे ना, तब उन्हें मेरे हाथ के पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे। वो कहते थे कि एक दिन हम दोनों मिलकर पकौड़ों की दुकान खोलेंगे। फिर हम दोनों ने इसी झोपड़ी में पकौड़ों की दुकान खोली। मैं पकौड़े बनाती और वो बेचते। हमारी दुकान खूब चल रही थी। फिर एक दिन मेरे पति के सीने में दर्द हुआ और वो वहीं स्वर्ग से धार गए। बस तभी से मैं अकेली इस दुकान को चलाकर अपना पेट पाल रही हूँ। तो फिर ग्राहक आने कम कैसे हो गए अम्मा? वो सामने देख रही है, छन्नू नाम है उसका। एक नंबर का गुंडा है। जब उसने देखा कि मेरी दुकान सही चल रही है, तो उसने मेरी दुकान के सामने अपना बड़ा ढाबा खोल लिया। फिर धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक उसके पास जाने लगे। कोई बात नहीं अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शायद। खैर वो छोड़, एक बात बता, तू रहेगी कहाँ? तेरा कोई घर बार है कि नहीं? नहीं अम्मा, पर मैं देख लूंगी, कहीं तो चली ही जाऊंगी। अरे कहाँ जाएगी पगली? न तेरा कोई है न मेरा। अब बुढ़ापे में मुझे भी सहारे की जरूरत है, तो तू यहीं रह ले मेरे पास। और फिर माया जानकी के पास ही रहने लगी। माया जानकी की बहुत सेवा करती थी और जानकी अब सिर्फ अपनी दुकान देखती। लेकिन कई दिनों तक जब दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, तो ये बात माया को खटकी। उसने जानकी का बनाया हुआ एक पकौड़ा खाकर देखा। अरे अम्मा, तुमने खुद खाकर देखे अपने पकौड़े? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? देखो तो इसमें नमक कितना ज्यादा है। माया के कहने पर जब जानकी ने पकौड़े खाकर देखे तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो तो सारे मसाले बड़े ध्यान से और नाप कर डालती थी। फिर अगले दिन जैसे ही पकौड़े बने तो माया ने फिर से एक पकौड़ा खाकर देखा। अम्मा, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या हुआ? इस बार मिर्ची बहुत तेज है अम्मा। है? पर मैंने तो मिर्च भी देखकर डाली थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जानकी के पकौड़ों में रोज कुछ न कुछ गड़बड़ निकल रही थी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। माया ने ठान लिया कि वो इसका पता लगा कर रहेगी। उस रात जब जानकी ने सुबह के लिए सब बेसन में मसाला मिलाकर रखा, तो वहां रात के अंधेरे में छन्नू आया और उसने अपने कंधे पर टंगे एक थैले में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर कुछ निकाला।
लेकिन जैसे ही उसने वो चीज बेसन में डालनी चाहिए, तभी अचानक उसका हाथ रुक गया। उसके हाथ पर बर्फ जमने लगी थी। ये देखकर वो जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर जानकी भी उठकर बाहर आ गई। अरे छन्नू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बताती हूँ अम्मा, ये इसी तरह रोज आपके बेसन में कभी मुट्ठी भर मिर्च तो कभी नमक डालने आता था, और ऐसे ही धीरे धीरे इसने आपकी दुकानदारी खराब कर दी। अच्छा, तो ये बात थी। रुक, मैं अभी मुखिया को बुलाकर तेरा हिसाब करवाती हूँ। रात में ही पंचायत बुलाकर छन्नू की पोल खोल दी गई। मुखिया ने गुस्से में छन्नू को गांव से बाहर कर दिया और उसे कभी वापस ना लौटने की सजा दी गई। फिर अगले दिन तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। छन्नू की दुकान बंद देखकर ग्राहक वापस जानकी की दुकान पर आने लगे। माया ने झट से बेसन घोला और जानकी ने सभी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। उस दिन वाकई बहुत अच्छे पकौड़े बन रहे थे। शाम तक भी माया और जानकी पकौड़े बनाते रहे। फिर अगली सुबह, अरे जानकी मौसी, हाँ सरला बोलना, कल के पकौड़े कैसे लगे तुझे? अरे मौसी, इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो आज तक हमने नहीं खाए। और आपको पता है, जब कल मैंने अपने पति को पकौड़े खिलाए तो कहने लगे कि उनकी तबीयत खराब है, तो नहीं खाए। पर बाद में एक पकौड़ा खाते ही वो तो बिल्कुल भले चंगे हो गए। पता नहीं कैसे हुआ, पर तुम्हारे पकौड़ों ने तो जादू ही कर दिया उन पर। आज उन्होंने ही मुझे भेजा है तुम्हारे जादुई पकौड़े खरीदने। जादुई पकौड़े? अरे ये सब मेरी माया का कमाल है, उसी ने बनाए थे ये पकौड़े। सुन रही है ना माया? माया, माया। जानकी ने पीछे पलटकर देखा तो माया वहां नहीं थी। जहां वो बैठती थी वहां बस देवी माँ की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। वो कुछ समझ पाती तब तक दुकान के सामने भीड़ की आवाज आई। कोई 50 के पकौड़े मांग रहा था तो कोई 100 रुपए के। जानकी ने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू लेकर बोली, जय माता दी। सुंदरनगर में एक मशहूर पकौड़े वाला रहता था। नाम था उसका चंदू। सुबह उठकर पकौड़े तैयार करना और पूरे दिन नगर में घूम घूम कर साइकिल पर पकौड़े बेचना, यही उसका रोजाना का काम था। पकौड़े ले लो, पकौड़े या गर्मा गर्म पकौड़े या जल्दी आओ, गरम गरम पकौड़े खाओ। पकौड़े ले लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े या। चंदू की आवाज सुनकर हर कोई उसके गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए वहां आ जाता था और थोड़ी देर में ही चंदू के सारे पकौड़े बिक जाते थे। चंदू अपने पकौड़े बेचकर घर लौट आता था। ये देखो माँ, आज मेरी कितनी कमाई हुई। तुम्हें पता है, सुंदरनगर में हर कोई मेरे पकौड़ों का दीवाना है। सबको मेरे पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। क्या हुआ, तुम क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? क्या फायदा कमाई का जब खाने वाले हम दो हैं। कब से तुझे बोल रही हूँ कि शादी कर ले। कम से कम ऊपर जाने से पहले पोते पोती का मुंह तो देख लूंगी। बहू से सेवा तो करवा लूंगी, पर तू है कि शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। देख, पड़ोस में सबकी बहुएं आ गई हैं, एक तू ही रह गया है शादी के लिए। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अब मेरा काम अच्छा चल गया है तो मुझे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरी माँ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ठीक है बेटा, तो फिर मैं आज ही तेरे लिए लड़की देखना शुरू करती हूँ। कुछ ही समय में चंदू के लिए बहुत ही समझदार लड़की मिल गई और चंदू की शादी हो गई। नई बहू के घर आ जाने से घर में रौनक आ गई। चंदू की माँ बहुत खुश थी। लक्ष्मी बहू, तुम तो साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर ही हमारे घर में आई हो। तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं। मुझे पता है बहू, तुम सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओगी। सुनिए, आज तक आप अकेले ही पकौड़े बनाते रहे हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, पकौड़े बनाने की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। अब मैं पकौड़े बनाकर दिया करूंगी, आप बेचने जाया करना। इससे आपको अपने लिए भी समय मिलेगा। कितनी अच्छी है मेरी बहू, मेरा और चंदू का कितना ख्याल है इसे। उस दिन से लक्ष्मी पकौड़े बनाने में चंदू की मदद करने लगी। चंदू का काम आसान हो गया। अब वो सुबह जल्दी ही पकौड़े बेचने के लिए निकल जाता था और शाम तक अच्छी कमाई करके घर लौटता था। पर पिछले कुछ दिन से चंदू परेशान था। जब उसकी पत्नी ने उस परेशानी का कारण पूछा तो उसे बताना ही पड़ा। क्या हुआ जी? मैं देख रही हूँ आप कुछ दिनों से परेशान हैं। मुझे बताइए कि क्या हुआ है।
हाँ चंदू बेटा, मैं भी तुझे कई दिनों से परेशान देख रही हूँ। क्या बात है? पता नहीं, कुछ दिनों से मैं जब पकौड़े बेचने के लिए निकलता हूँ तो मेरा टोकरा भरा हुआ होता है, पर बाजार तक पहुँचने में मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे टोकरे में से कुछ पकौड़े गायब हैं। पकौड़े गायब हैं? पर बेटा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं कुछ ज्यादा पकौड़े ही बना दूंगी। कई बार पता नहीं चलता, हो सकता है आपके मन का वहम हो। हाँ, ये भी हो सकता है मेरे मन का वहम हो। कल मैं थोड़े ज्यादा पकौड़े ले जाऊंगा। अगले दिन चंदू थोड़े ज्यादा पकौड़े लेकर जाता है, पर उस दिन भी चंदू देखता है कि पकौड़े थोड़े कम हैं। वो घर आकर ये बात लक्ष्मी और अपनी माँ को बताता है। अरे मेरे बच्चे को पता नहीं किसकी नजर लग गई है, कोई भूत प्रेत पकौड़े चुरा कर भाग रहा है क्या? मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई देता है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पकौड़े बेचने के लिए जाते हो, क्या कहीं कुछ देर के लिए रुकते हो? मैं जब पकौड़े बेचने जाता हूँ तो रास्ते में बस मैं पानी पीने के लिए नदी किनारे रुकता हूँ। बस मैं सारी बात समझ गई। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। कल के बाद तुम्हारी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम ऐसा क्या करने वाली हो? बस देखते जाओ, जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही करना। लक्ष्मी बहुत ही समझदार थी। अगले दिन जब चंदू पकौड़े बेचने के लिए निकला तो वो नदी के पास पानी पीने के लिए रुका और फिर से अपने पकौड़े बेचने के लिए चला गया। चंदू पकौड़े बेचकर घर आ गया। अब तुम नगर के राजा के पास जाओ और अपनी ये समस्या उन्हें बताना। चंदू नगर के राजा के पास गया और पकौड़े चोरी होने की बात कही, और आज उसने जो किया वो बात भी उसने राजा के कानों में डाल दी। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, चोरों को जल्दी ही पकड़ा जाएगा, नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए। चंदू खुशी खुशी घर आ जाता है। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। अब बारी थी असली चोरों को पकड़ने की। क्या तुम्हें लगता है लक्ष्मी अब चोर पकड़े जाएंगे? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। मैंने तरकीब ही ऐसी लड़ाई है। चोर तो ये भी नहीं जानते कि उस दिन तुम पकौड़े बेचने बाजार गए ही नहीं। मैंने सिर्फ उन चोरों को पकड़ने के लिए वो पकौड़े तैयार किए थे। उन चोरों के हाथ पर गोंद लगे हुए पकौड़े अच्छे से चिपक गए होंगे। मैंने ऐसा गोंद तैयार किया था जो छुड़ाए नहीं छूट सकता। चोर तो अपने हाथों में पकौड़े चिपके हुए देखकर परेशान हो रहे होंगे, पर राजा जी द्वारा जो खबर उन्हें मिलने वाली है उससे वो बहुत खुश हो जाएंगे। लक्ष्मी ने पकौड़ों पर चिपचिपा गोंद लगा दिया था, जिससे पकौड़े उन चोरों के हाथ पर चिपक जाएं जो चंदू के पकौड़े चुराते थे। राजा द्वारा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। राजा वीरभान ने कल रात को एक सपना देखा था, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे लोग देखे थे जिनके हाथ में पकौड़े चिपके हुए थे। राजा वीरभान ने सपने की बात राजगुरु से कही है। राजगुरु का कहना है यदि सच में ऐसे लोग मिल जाएं तो राजा वीरभान के लिए बहुत ही शुभ है। इसीलिए राजा वीरभान ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके हाथ में सचमुच पकौड़े चिपके हुए हों। क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई है जो ये इनाम पाना चाहता है तो वो राजा वीरभान के पास जा सकता है। जो भी ऐसा चमत्कारी व्यक्ति राजा वीरभान से मिलेगा उन्हें राजा वीरभान की तरफ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अरे भाई, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हमारे हाथों में तो सचमुच पकौड़े चिपके हुए हैं। चल यार, जल्दी से राजा वीरभान के पास चलते हैं। पता लगे कोई और पहले पहुंच जाए। गाँव के बहुत से लोग उस चंदू से पकौड़े खरीद कर खाते हैं। हो सकता है गाँव में और भी लोगों के हाथों में पकौड़े चिपके हों। ये इनाम हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तू ठीक कह रहा है यार जग्गू, चल हम जल्दी से राज दरबार चलते हैं। अरे वाह, ये तो कोई जादुई पकौड़े थे जो हमारे हाथों में चिपक गए, और राजा वीरभान को सपना भी इसी का आया। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। लक्ष्मी की तरकीब काम कर गई और चोर पकड़े गए। राजा के दरबार में जब जग्गू और रघु नाम के 2 चोर पहुंचे तो सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। इन दोनों चोरों को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए ताकि ऐसे चोर दोबारा राज्य में चोरी ना कर सकें। लक्ष्मी, तुम बहुत समझदार हो। हमारे राज्य में तुम जैसी समझदार प्रजा का होना बहुत जरूरी है। उपहार स्वरूप ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम तुम्हें देते हैं। ये तुम्हारी समझदारी का इनाम है। लक्ष्मी अपने पति चंदू के साथ इनाम लेकर खुशी खुशी घर लौट आती है। मैंने तो पहले ही कहा था, हमारी बहू अपने नाम के साथ साथ सचमुच लक्ष्मी का रूप बनकर घर में आई है। जीते रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो।